नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के एग्जाम्स को टारगेट करके क्लासें बनाई जा रही हैं और उसमें राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री को हमने शुरू किया था और लगभग उसका हमने पहला एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया, जिसमें पहला जो टॉपिक था कि राजस्थान की राजनीति के अंदर मराठों का किस प्रकार से हस्तक्षेप हुआ और उसके परिणाम के स्वरूप कैसे राजस्थान के राजपूत शासकों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का सहारा लिया और अंग्रेजों के साथ अलग अलग संधियां करी। और उन संधियों का परिणाम ये हुआ कि जैसे मराठों ने कहीं ना कहीं राजस्थान के राजपूतों को शोषण किया, वैसे अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर राजस्थान को कहीं ना कहीं खोखला कर दिया था। तो मराठों का हस्तक्षेप पड़ चुके थे। उसके बाद मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजपूतों के शासकों ने क्या किया, संधियां करी। उन संधियों के बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो कुछ चीजों को समझना है। संधियों का कारण क्या था? तो संधियों का कारण एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। संधियों का कारण था मराठे और पिंडारी। मराठे और पिंडारी, ठीक है। मराठे जो कि सबसे ज्यादा धन संपदा उन्होंने लूटी थी और पिंडारी जो कि एक तरीके से लुटेरे थे। इन दोनों के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करी। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से समझिएगा कि जोधपुर का एक शासक है जिसका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जोधपुर या मारवाड़ के शासक, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करी थी। अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश का प्रथम प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय इनको सफलता नहीं मिली। उसका कारण यही था कि अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में अलग से द्वंद्व चल रहा था और अंग्रेज कोई नया फ्रंट खोलना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इन संधियों का कारण दो चीजें, मराठों से लगातार पराजित होना, जिसके कारण आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना। दूसरा, सामंत जो लगातार थे, वो जो सामंत थे जो कहीं ना कहीं राजा के नीचे हुआ करते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजाओं का या राजाओं के द्वारा जो जमीनें थी उनको हड़पना शुरू कर दिया और सामंत धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजा के मुकाबले शक्तिशाली होने चले गए। तो ये जो शक्तिशाली होते चले गए, इन्हीं के परिणाम स्वरूप ये जो राजपुताना के जो शासक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा समझा कि अब हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो इस कारण से संधियां हुई, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं चीजों को आगे। तो नेक्स्ट चीज समझिएगा, अब आंतरिक विफलता। पहली चीज समझिएगा, 1818 से पूर्व की क्या समस्याएं थी, उसमें आंतरिक विफलता। पहला तो आपको पता ही होगा सभी को कि मराठों के विरुद्ध राजस्थान के या राजपुताना के राजाओं ने एक हुड्डा सम्मेलन किया था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि सभी एक होकर के मराठों का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसी भी प्रकार की कोई सफलता इनको नहीं मिली। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, सवाई जयसिंह जयपुर के शासक, जिन्होंने आयोजन किया था इसका और इसकी अध्यक्षता करी थी जगत सिंह सेकंड ने। एक चीज और याद रखिएगा, इस सम्मेलन को बुलाने का जो प्रयास था वो मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह सेकंड, क्योंकि संग्राम सिंह सेकंड के समय ही कहीं ना कहीं मराठों ने मेवाड़ में इंटरफेयर किया था। तो लेकिन इनकी क्या हो गई थी, सम्मेलन से पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जगह पर जगत सिंह ने इसकी कहीं ना कहीं अध्यक्षता की थी। ये चीज आपको पढ़ चुके हो। उसके बाद बाहरी संकट। बाहरी संकट क्या था, मराठे और पिंडारी लगातार क्या कर रहे हैं, लूटपाट करते जा रहे हैं अजमेर के ऊपर। किसके ऊपर? अजमेर के ऊपर 1756 के अंदर एक संधि करी गई और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? विजय सिंह। और विजय सिंह को मजबूरी में यह संधि करनी पड़ी और कहीं ना कहीं अंग्रेजों कहीं ना कहीं मराठों के अधिकार क्षेत्र में चला गया क्या? अजमेर। अजमेर पर मराठों का कब्जा हो गया और मराठों का कब्जा लंबे समय तक रहा, जब तक कि मराठों से कहीं ना कहीं शक्ति प्रभावित हो गई। किसकी? अंग्रेजों की। और आगे चलकर की 1818 में मराठों से छीन लिया किसने? ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजमेर पर अपना नियंत्रण कर लिया और यही क्षेत्र आगे चलकर अजमेर मेरवाड़ा कहलाया। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, विजय सिंह मारवाड़ का पहला शासक जिसने कोशिश करी थी अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के प्रयास संधि करने का या उनसे सहायता लेने की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब अंग्रेजी नीति जो सबसे महत्वपूर्ण थी, संधियां करना, तो संधियों के रूप में दो चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रयास जो किया था उस समय बंगाल के गवर्नर, ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल, इसको याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, और वेलेजली ने एक शुरुआत करी थी जिसको कहा जाता है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि को इन्होंने प्रारंभ किया था, और आपको पता होगा, अगर आपने भारतीय इतिहास को पढ़ा हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता है हैदराबाद पहली रियासत हुआ करती थी, हैदराबाद, जिसने 1798 में पहली बार क्या करी थी, सहायक संधि। तो सहायक संधि सबसे पहले करने वाली कौन सी, हैदराबाद, इसको ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने राजस्थान के अंदर भी क्या करी, संधियों का प्रयास किया, और ये जो संधियां थी ये वेलेजली के एक प्रतिनिधि के रूप में, वेलेजली का एक प्रतिनिधि अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लेक, उसी के नेतृत्व में प्रारंभिक संधियां की गई। लेकिन इन संधियों को कहीं ना कहीं मान्यता नहीं मिली। अब मान्यता क्यों नहीं मिली उसको आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज समझ में आना, मान्यता इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि ये सहायक संधि थी, और अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्देशक मंडल था वो ये नहीं चाहता था कि भारत की जितनी भी टेरिटरी हैं, जितनी भी रियासतें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लेवल पर या हमारे बराबर में आए। सहायक संधि का मतलब कहीं ना कहीं इक्वल देने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। तो ये संधियां तो की गई थी, लेकिन इन संधियों को आगे चल करके मान्यता नहीं मिली। उसी का एक विस्तृत रूप आगे चल करके देखोगे, जब एक नया व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में आएगा, और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के राजाओं के साथ एक विस्तृत संधि करेगा, जिसको कहीं ना कहीं आश्रित पार्थक्य संधि के रूप में भी जाना जाता है। पार्थक्य संधि कहा जाता है एक तरीके से। अब यहां पर जो संधि थी वो तो इक्वल संधि थी। ये क्या करें, आश्रित। आश्रित का मतलब हमारे नीचे सबॉर्डिनेट, हमारे नीचे रहोगे, हमारे बराबर नहीं रहोगे। तो आश्रित का मतलब समझिएगा, बराबर नहीं, नीचे। पार्थक्य का मतलब सेपरेट, आप नीचे भी रहोगे और एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का अलायंस आप नहीं करोगे। उस प्रकार की संधि की गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो अधिकारी था जिसने राजस्थान में विस्तृत रूप से संधियों पर हस्ताक्षर किए, उसका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ। तो ये भी आपको याद रखना है, अधिकारी के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ, और गवर्नर जनरल के रूप में कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उससे पहले प्रयास कौन करेगा, लॉर्ड वेलेजली करेगा, लेकिन वेलेजली के द्वारा जो संधि की जाएंगी उनको मान्यता नहीं मिलेगी, और इन संधियों को विस्तृत रूप से क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, लॉर्ड वेलेजली, मराठा शक्ति को कमजोर करना, बिल्कुल। अब मराठा शक्ति के साथ कमजोर क्यों हुई उसको समझिएगा। 1802 के अंदर पेशवाओं के साथ, पेशवा यानी कि मराठों के साथ सहायक संधि हो चुकी है अंग्रेजों की, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अब मराठे कमजोर हो गए हैं। जब मराठे कमजोर हो गए, अब अंग्रेजों को लगा कहीं ना कहीं अब राजस्थान के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। तो 1802 के बाद राजस्थान में संधियों की शुरुआत होती है। उसका कारण है कि मराठे जो ताकतवर थे उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है किसने, अंग्रेजों ने, और उनके साथ भी क्या कर लिए, सहायक संधि कर ली है। इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चीज डिक्लाइन होती है तो उसका कहीं ना कहीं दूसरी उसके स्पेस को भरती है। तो मराठे कमजोर हो रहे हैं और मराठों को कहीं ना कहीं फुलफिल करने का काम कर रहे हैं कौन, अंग्रेज। इसको ध्यान रखिएगा। अब हेस्टिंग्स की बात करें तो भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी कि पैरामाउंटेंसी स्थापित करने की कोशिश है कि अब इनसे बड़ा पूरे भारत में कोई भी नहीं है। अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाह रहे हैं अंग्रेज, ध्यान रखिएगा। और मराठे और पिंडारियों का दमन करने के लिए राजपूत राज्यों की स्वाभाविक सहयोगी माना। इनको ऐसा भी लगा, वैसे तो इन्होंने लगभग डाल्यूट कर दिया था किसको, मराठों को, फिर भी इनको लगा कि कहीं ना कहीं मराठे अगर बचे हुए भी हैं और कुछ पिंडारी हैं तो हम कहीं ना कहीं राजपूत राजाओं का सहयोग लेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी इन दोनों से परेशान है और हम भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल सहयोगी के रूप में भी इन्होंने इसको स्वीकार किया था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 1803। अब मैंने कहा 1803 की जो प्रारंभिक संधियां थी, जो लॉर्ड वेलेजली ने करी थी, किसके नेतृत्व में, मैंने आपको कहा था अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक। लेकिन इन संधियां किसने करी, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने करी थी।
आपको पता ही है रणजीत सिंह भी कहीं ना कहीं शुरुआत में अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं, उसके बाद मौका मिलते ही उन्होंने कहीं ना कहीं मराठों के साथ भी संधि कर ली थी। तो ये कहीं ना कहीं संधियां अभी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इनको देखा जाना चाहिए। अलवर का शासक है बख्तावर सिंह, वो संधि कर रहा है। जयपुर का शासक जगत सिंह और जोधपुर का मानसिंह। मानसिंह कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि मानसिंह ना तो मराठों का कहीं ना कहीं पक्षधर था और ना ही वो अंग्रेजों को भी कहीं इंटरफेयर करना चाहता था। तो मानसिंह ने तो अपनी तरफ से ही एक पत्र लिखा था और कुछ अपनी शर्तें लिखी थी, तो इस संधि को भी स्वीकार नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। और जगत सिंह के समय जो जयपुर के साथ जो संधि हुई थी वो कहीं ना कहीं उसको ब्रिटिश जो काउंसिलिंग थी उसने कहीं मान्यता नहीं दी, तो ये दोनों समाप्त हो गई। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, एक और रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था धौलपुर रियासत। एक चीज और आपको याद रखनी कि धौलपुर रियासत भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र निर्माण। क्यों? क्योंकि अब तक ये जो नियंत्रित होती थी धौलपुर रियासत कहीं ना कहीं अभी ग्वालियर से नियंत्रित होती थी, ग्वालियर से इसका नियंत्रण होता था। तो इसकी स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता? अंग्रेजों को जाता है। और धौलपुर का एक शासक था जिसका नाम था कीरत सिंह। इस कीरत सिंह के साथ भी क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो शुरुआत में 5 संधियां देखने को मिलती है, एक धौलपुर की रियासत के साथ, भरतपुर के साथ, अलवर और जयपुर और जोधपुर, इन दोनों को तो मान्यता नहीं मिली, इसकी कोई विस्तृत जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो कहते हैं शुरुआत में ये जो संधियां थी इनमें से 2 संधियों को ही मान्यता देखने को मिलती है। उसमें भी ये ध्यान रखना, इसके साथ भी 1803 में भी हुई थी और 1805 में भी हुई है। 2 बार संधियां क्यों करनी पड़ी? मैंने आपको कहा था भरतपुर का जो शासक था शुरुआत में उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ संधि करी और अंग्रेजों के साथ संधि करने के बाद उसने उस अंग्रेजों की संधि को तोड़ करके मराठों के साथ संधि कर ली। अब इन संधियों का परिणाम क्या हुआ उसको समझिएगा। कहीं ना कहीं अंग्रेज कहीं ना कहीं पराजित होते हुए दिखाई दिए, इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन संधियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये शुरुआत में 2 को मानी जाती है और बाकी। अब बात करें, इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा किसकी जगह? वेलेजली की जगह। क्यों? क्योंकि वेलेजली की जो संधियों को स्वीकार्यता नहीं मिलती तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद नया गवर्नर जनरल बना है। अब ये जो गवर्नर जनरल बना ये लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाया, इसकी तुरंत क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और आपको जानकारी होगी कि ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी कहीं ना कहीं समाधि भारत के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। भारत में मृत्यु हुई थी और कहते हैं गाजीपुर के अंदर इसकी समाधि बनी हुई है, यूपी के अंदर। एक चीज एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए? जॉर्ज बालो। इसको याद रखिएगा, इस कैरेक्टर को याद रखना है। ये जॉर्ज बालो ही वो व्यक्ति है जिसने अलवर और भरतपुर को छोड़ करके बाकी जितनों के साथ भी संधियां हुई थी उन सबको क्या कर दिया? निरस्त घोषित कर दिया। तो इसको याद रखिएगा आप, किसको? जॉर्ज बालो के द्वारा इन संधियों को निरस्त कर दिया गया, जो कि प्रारंभिक संधियां हुई थी। शुरुआत किसने करी? वेलेजली ने, लॉर्ड लेक के द्वारा। उसके बाद समाप्त किसने किया? जॉर्ज बालो के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, अब प्रारंभिक असफलता रही तो देखिए मैंने बताई थी भरतपुर का शासक रणजीत सिंह, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद अलवर के साथ संधि की गई। अलवर का कौन है? बख्तावर सिंह। जयपुर का जगत सिंह, इसको ध्यान रखिएगा। जय सिंह थर्ड, इसको ध्यान रखिएगा। और जोधपुर का आपको पता ही है मान सिंह। कहीं ना कहीं इन सब के साथ आपको देखने को मिलती है। तो संधियों को याद रखना है थोड़ा सा शुरुआत में। अब इसके बाद नई संधि, जो मैंने आपको कहा था कि मुख्य रूप से जिन संधियों को मान्यता प्राप्त हुई थी उन संधियों को कहा जाता है आश्रित पार्थक्य की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। सबॉर्डिनेट का मतलब अपने नीचे और आइसोलेशन का मतलब है उनको कैद कर लेना। इस प्रकार की संधि की गई आश्रित पार्थक्य संधि, यानी कि पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएं सारे के सारे किस पर?
कंपनी के ऊपर, कंपनी सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएं और उनका विदेश नीति पूर्ण रूप से हम नियंत्रित करेंगे। तो इस नीति का मतलब आप समझ लीजिएगा, इस नीति का मतलब यही है कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपकी विदेश नीति पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। इंटरनल आपकी सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, लेकिन बाह्य रूप से आप हमारे के द्वारा क्या किए जाओगे, कंट्रोल किए जाओगे। अभी बताया था मैंने लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इधर कौन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैटकॉफ, दिल्ली रेजिडेंट, अभी बात करेंगे इनके बारे में। उद्देश्य क्या था, मराठा और पिंडारी को शक्ति का विनाश। क्यों, इन दोनों से राजपूत परेशान थे, तो उनको एक ही अल्टरनेट दिख रहा था, कौन, अंग्रेज, कि अंग्रेजों की सहायता लेकर के हम समाप्त कर देंगे किसको, मराठा और पिंडारियों को। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि कहीं ना कहीं ये मराठों और पिंडारियों के चंगुल से तो निकल गए, लेकिन ये राजपुताना वाले राजपूत जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। इसको देखिएगा। अब बात करते हैं, तो मैंने आपको कहा था देखिएगा संधियों का, एक तो चार्ल्स मैटकॉफ को याद रखना है आपको, जिसने हर जगह संधि पर हस्ताक्षर किए। दूसरा एक और आपको याद रखना है, रेजिडेंट, मालवा का रेजिडेंट हुआ करता था। क्यों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ जो संधियां हुई थी उन संधियों पर हस्ताक्षर जॉन मॉलकम के किए थे। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि मालवा का रेजिडेंट के रूप में जाना जाता है। और तीसरा कौन है, डेविड ऑक्टरलोनी। अब ये डेविड ऑक्टरलोनी कौन है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल करके बात करेंगे। 1818 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है और प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। तो दो चीजों को आप समझना है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, चार्ल्स मैटकॉफ, डेविड ऑक्टरलोनी और मेलकम, इनके द्वारा 1818 की संधियां की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब 1818 की संधियों की सामान्य शर्तें क्या थी, अब ये उनसे अलग कैसे थी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिएगा, बाहरी आक्रमणों से हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। मैंने कहा ना, विदेश नीति आपकी पूर्ण रूप से नियंत्रित होगी। दूसरा, आंतरिक विद्रोह में हम सहायता करें, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आंतरिक विद्रोह जो होगा उसमें हम आपकी कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। और राज्य के आंतरिक शासन में, मैंने कहा ना, आंतरिक शासन में किसी भी प्रकार का हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि इंटरनल मामले आप देखेंगे, बाकी एक्सटर्नल जितने भी मामले उन सबको हम देखेंगे। राजपूतों के वादे क्या है, ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकारना, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को हम स्वीकार करते हैं, आप सबसे सर्वोपरि होंगे, इसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। अन्य राज्यों के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे, यानी कि कोई भी फॉरेन रिलेशनशिप नहीं लेगी, विदेश नीति नहीं रहेगी। तीसरा, मराठों को जो दिया जाने वाला खिराज है, ट्रिब्यूट है, वो अब कंपनी को देना पड़ेगा। फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ भी नहीं हुआ सा, फर्क इतना ही सा है, आप देखना चाह रहे हो, अब मराठों को नहीं देखोगे, आप अंग्रेजों को देखोगे। फर्क क्या है, फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब क्या हो गया, मराठों की जगह कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। जो अब तक मराठों को दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो किसको दोगे, अब आप कंपनी को दोगे। तो मूल उद्देश्य सबको क्या चाहिए, सबको एक तरीके से पैसा चाहिए था। सारी लड़ाई किसको लेकर थी, पैसे को लेकर ही लगातार हो रही थी, इसको देखिएगा। अब इन संधियों का जो आगाज होता है, अब समझिएगा, इन संधियों का जो आगाज होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी, तो सबसे पहले संधि होगी किसके द्वारा, करौली करेगा, हरबख्श पाल सिंह के द्वारा 9 नवंबर को संधि होगी, ध्यान रखिएगा। पहली संधि 1817 में हो रही है। आश्रित पार्थक्य संधि आपको देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी संधियां हैं, आश्रित पार्थक्य संधि, और इन्हीं संधियों को क्या मिली थी, मान्यता मिली थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी टोंक के साथ की जाएगी 15, और टोंक तो आपको पता ही है, इसका तो निर्माण ही किसने करवाया था, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया, कंपनी ने इसका निर्माण कराया। और जो पिंडारी था, जिसको आप कहते हो अमीर खां पिंडारी, उस अमीर खां पिंडारी को ही यहां का क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। और 1817 में ही इस टोंक रियासत का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। ये सारी चीजें आपको पता। उसके बाद कोटा, कोटा के अंदर उम्मेद सिंह शासक के तौर पर हो रहा है। 26 दिसंबर को यह संधि हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक प्रशासक और है जालिम सिंह। जब जालिम सिंह प्रशासक होगा तो यहां पर
एक पूरक संधि और की जाएगी, अलग से एक पूरक संधि की जाएगी। अब ये पूरक संधि क्या है? पूरक संधि में कहा गया कि कोटा का जो शासक होगा वो तो उम्मेद सिंह को ही माना जाएगा और इसी के वंशजों को माना जाएगा, लेकिन सारा का सारा प्रशासन कौन देखेगा? प्रशासन जालिम सिंह झाला के द्वारा देखा जाएगा। तो ये पूरक संधि थी जिसका कहीं ना कहीं कोटा के राज्य के अंदर या कोटा का जो शासक था वो इसका कहीं ना कहीं विरोधी था। वो ऐसी संधि, किसी भी प्रकार की संधि को मान्यता नहीं देना चाहता था। तो ये शुरुआत में आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, देख लीजिए नक्शे में भी देख लीजिएगा। सबसे पहले संधि किसके साथ हो रही है? करौली के साथ। ध्यान रखिएगा, प्रथम राज्य करौली, और उसके बाद अंतिम संधि हो रही है सिरोही के साथ। सिरोही का शासक कौन है? शिव सिंह, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो शासन पर हस्ताक्षर कर रहा है वो ओक्टर लोनी कर रहा है, इसको भी याद रखिएगा। डेविड ओक्टर लोनी के द्वारा इस संधि पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। बाकी हर जगह हस्ताक्षर कौन कर रहा है? तो हर जगह हस्ताक्षर मैटकोफ कर रहा है, लेकिन सिरोही के साथ कौन कर रहा है? ओक्टर लोनी कर रहा है। और सिरोही सबसे लास्ट में क्यों हुई? शुरुआत में जोधपुर, इस जोधपुर का हिस्सा मान लिया गया था किसको? कहीं ना कहीं सिरोही को, लेकिन बाद में पता लगा कि सिरोही अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत है, तो बाद में जाकर के इसके साथ क्या की गई? संधि की गई। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा आप, कहीं ना कहीं 1838 में भी एक संधि होगी लास्ट में चलकर, वो किसके साथ? झालावाड़ के साथ, और झालावाड़ का शासक कौन होगा? मदन सिंह के साथ। अब ये क्या है, इसको समझ लीजिएगा। झालावाड़ ही वो रियासत है, इसका निर्माण भी किसने करवाया? अंग्रेजों के समय इसका निर्माण हुआ। तो अपने ने अब तक कितनी पढ़ी है? 3 रियासतें, ध्यान रखिएगा। एक तो धौलपुर स्वतंत्र रूप से बनी, उसके बाद एक अपने ने पढ़ी अभी कौन सी? टोंक वाली, पिंडारियों वाली, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं कौन सी? झालावाड़ वाली। अब झालावाड़ वाली में क्या हुआ? तो झालावाड़ के अंदर मैंने कहा एक संधि हो चुकी थी जिसमें राजा के रूप में राजा रहेगा, लेकिन सारी की सारी पावर्स किसके पास होंगी? जालिम सिंह झाला के पास होगी। तो आगे चल करके इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता चला गया और अंग्रेजों को ऐसा लगा इस समस्या का अब समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या समाधान किया? उन्होंने कहा कि जालिम सिंह जो झाला था उसके समय कोटा रियासत के अंदर जितने भी परगने, जितने भी और चीजों को जोड़ा गया है, उन सबको अलग करके एक नई रियासत का निर्माण किया जाएगा, और वो रियासत का नाम निकल कर आया है उन्हीं के नाम से, जालिम सिंह झाला के नाम से, झालावाड़। और उसका उत्तराधिकारी जो था मदन सिंह, उसको इसका प्रमुख बना दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए पूरक संधि कौन सी? और ये पूरक संधि कहीं ना कहीं कोटा के राजा को स्वीकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती हो, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि शासकों ने भी क्या करी है? लगातार संधि करते चले गए। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, जितनी भी हम संधियां कर रहे थे उनमें संधियों में 2 विशेषताएं थी। संधियों का कारण क्या था? संधियों का कारण वही था जो हम पढ़ रहे थे बार बार। कौन सी? एक तो पिंडारी और एक मराठा। पिंडारी और मराठा। लेकिन आपको यह पता होगा कि बीकानेर के अंदर पिंडारियों का कोई रोल नहीं, या फिर साथ साथ में मराठाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं था। और एक रियासत और आप पढ़ोगे जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर भी में भी मराठों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जब हस्तक्षेप नहीं था मराठाओं का, तो इन दोनों ने संधियां क्यों करी? तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की संधियों का कारण है आंतरिक कहीं ना कहीं संघर्ष, कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर अराजकता, सामंतों का विरोध या सामंतों का विद्रोही होने के कारण इन 2 रियासतों ने भी क्या करी है? संधियां करी है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बीकानेर का शासक तो याद है, जैसलमेर का शासक याद रखिएगा, उसका नाम था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड ने इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो जोधपुर का मान सिंह, उदयपुर का भीम सिंह, बूंदी का बिशन सिंह, बीकानेर का शासक कौन है? सूरत सिंह। इसको ध्यान रखिएगा। किशनगढ़ एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जयपुर का जगत सिंह, प्रतापगढ़ सामंत सिंह, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रख सकते हो तो ध्यान रखिएगा डूंगरपुर का जसवंत सिंह, इसको भी याद रखिएगा। बांगड़ का याद रखना है। और एक बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का उम्मेद सिंह।
ऐसा ही नाम आपने कोटा के साथ देखा है। कोटा के शासक का नाम भी उम्मेद सिंह है और बांसवाड़ा के शासक का नाम भी क्या है, उम्मेद सिंह है। तो ये भी शासक कहीं ना कहीं इन्होंने संधियों को, कहीं ना कहीं संधियां मजबूरी में कहीं ना कहीं मानने को स्वीकार करना पड़ा। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अंतिम राज्य अभी मैंने आपको बताया सिरोही अंतिम राज्य के रूप में था शिव सिंह, ध्यान रखिएगा। और देरी का कारण क्या था, मारवाड़ का दावा था कि ये कहीं ना कहीं मेरे अधिकार क्षेत्र में ही शामिल है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम एग्जाम में पूछेगा। चार्ल्स मैटकोफ कर रहा है, मेलकम कर रहा है, कर्नल टोड मेवाड़ में है पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, छत्र सिंह, बिशन राम, अभय सिंह व्यास भी आप याद रख सकते हो, यहां से थे, इसको भी याद, शिवस्थान। इसके अलावा याद रखिएगा, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ठाकुर अजीत सिंह, ये कौन है, ये सलूम्बर के सामंत। कौन से, सलूम्बर के सामंत। आपको पता ही है राव चूड़ा, कुंवर चूड़ा के समय आपको पता ही है जब चूड़ा ने शासन को छोड़ दिया था तो एक सलूम्बर के जो उनको एक परगना दिया गया था सलूम्बर का, इस श्रेणी का, और उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंवर चूड़ा ने अपना पूरा का पूरा सिंहासन, मेवाड़ का सिंहासन त्याग दिया था, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या थे कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो भी शासक बनेगा उसका राज्याभिषेक कौन करेगा, चूड़ावती करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन था, अजीत सिंह चूड़ावत, ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह चूड़ावत। हरावल का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं यही करेंगे, संधियों पर हस्ताक्षर के रूप में ये कहीं ना कहीं शामिल होंगे। ठीक है, और अगर राजा कहीं ना कहीं अनुपस्थित होगा तो उसके अनुपस्थिति में जो कार्य करेंगे वो कहीं ना कहीं कौन करेंगे, चूड़ावत ही करेंगे। ये विशेष राइट्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कोटा का शिवदान सिंह था। इसके अलावा एक दो नाम और आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, हुकुमचंद भी याद रखिएगा, यहीं से था, और शेख जीवन, इन्होंने भी कहीं ना कहीं हस्ताक्षर किए थे। कोटा की संधियों पर राजाओं ने और अंग्रेज अधिकारियों ने तो साइन किए थे, साथ साथ में शिवदान सिंह, हुकमचंद और शेख जीवन ने हस्ताक्षर किए थे। जोधपुर से छत्र सिंह ने भी किए थे, बिशन राम आसोप ने और अभय सिंह व्यास ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर भी आपको याद रखने हैं। अब नई चीजें थे, एक तो प्रमुख कुछ विशेषताएं, जोधपुर, मैंने आपको कहा था जोधपुर का जो शासक है मान सिंह, वो मान सिंह कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इन संधियों से खुश नहीं था, वो लगातार अंग्रेजों का कहीं ना कहीं विरोधी बना रहा। तो आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा जब कहीं ना कहीं अजमेर के दरबार का आयोजन किया गया और वहां पर कहीं ना कहीं भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए थे, तो उस समय मान सिंह जो थे, मान सिंह कहीं ना कहीं उस दरबार में शामिल नहीं हो पाए थे। तो मान सिंह ने कहा था भाई मैं इंटरनल मामले में फंसा हुआ हूं तो मैं उपस्थित नहीं हो सकता। तो आपको पता ही है फिर मान सिंह के ऊपर जुर्माना लगाया गया, ये देखिए, और इस जुर्माने का इस्तेमाल किस रूप में किया गया, इस जुर्माने का जो इस्तेमाल किया गया उससे एक बटालियन बनाई गई जिसका नाम था जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन नाम की क्या बनाई गई, बटालियन बनाई गई। यानी कि अब धीरे धीरे सैन्य हस्तक्षेप भी अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत की गई। टोंक आपको मैंने बताई दी, पिंडारी को नवाब की उपाधि दे दी, टोंक नई रियासत बना दी गई, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, कोटा राज्य का विभाजन से नवीनतम रियासत झालावाड़, मैंने कहा 1838 मदन सिंह से ने संधि कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड से देखें। करौली हरबख्श पाल सिंह, कोटा उम्मेद सिंह, जोधपुर मान सिंह, उदयपुर भीम सिंह आपको देखने को मिलेगा, जयपुर जगत सिंह सेकंड, सिरोही शिव सिंह, बाकी को मैं लगभग आपको पढ़ा चुका हूं, उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इतिहासकार है जिनका नाम है एस.एस. जैन। एस.एस. जैन क्या करा है, राजपूत शासकों को अपनी गद्दी की रक्षा के लिए अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार करना पड़ा। यानी कि राजपूत शासक कहीं ना कहीं अपनी गद्दी को, अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझौता किया, इसको ध्यान रखिएगा। और बात भी कहीं ना कहीं उनकी सही है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नियंत्रण का ढांचा। अब संधियां हो गई, इन संधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर तो बनाई जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसी होती थी उसको देखिएगा। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल,
गवर्नर जनरल के नीचे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। इसके ऊपर भी जाओगे तो इसके ऊपर आपको पता ही है कि आपको इसके ऊपर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर कौन मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा भारत मंत्री, भारत मंत्री जिसको सचिव भी कहते थे, इंडियन सेक्रेटरी। इसके ऊपर आप अगर जाओगे इसके ऊपर तो इसके ऊपर आपको मिलेगी संसद, और संसद के ऊपर भी जाओगे तो आपको फिर मिलेगा क्राउन, यानी कि महारानी। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम हुआ करता था अंग्रेजों का शासन करने का। क्राउन, क्राउन के नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भारत का मंत्री, उसके नीचे भारत में जीजी, और फिर एजीजी, और फिर पॉलिटिकल एजेंट। तो अब इन संधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, देखिएगा 1818 में क्या बनाया गया, रेजिडेंसी ऑफ राजपुताना, रेजिडेंसी ऑफ राजपुताना बनाई गई, ध्यान रखिएगा। और जिसका जो हेड होगा, हेड क्या कहलाया, हेड कहलाया रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। और इस हेड के ऊपर कौन बैठा, डेविड ऑक्टरलोनी। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बैठने वाला रेजिडेंट कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी था, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर आगे चल करके आप पढ़ोगे तो 1832 में ये मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित होगा, अजमेर में। अब ये क्यों होगा आगे चल करके पढ़ेंगे हम। और एजीजी, प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, मिस्टर लोकेट। ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना तो कौन है, डेविड ऑक्टरलोनी। लेकिन जब एजीजी की बात आएगी, अभी बात करेंगे एजीजी, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आगे चलकर माउंट आबू को बना दिया गया। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और इसके साथ आपको याद रखनी है, वो क्या है उसको देखिएगा कि कुछ चीजें आपको वैसे याद रखनी है। क्षेत्रीय प्रशासन, जयपुर के अंदर मेजर लुडलो थे, कैप्टन स्टीवर्ट और ऑक्टरलोनी के नियंत्रण में हुआ करता था। नसीराबाद छावनी की स्थापना ऑक्टरलोनी के द्वारा दी गई, क्योंकि मुगलों के द्वारा इसको नसीरुद्दौला का क्या दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था। और उसी टाइटल, एक टाइटल दिया गया नसीरुद्दौला, दौला नामक क्या दी गई, उपाधि दी गई थी मुगलों के द्वारा, मुगल शासक के द्वारा। और उसी नाम से एक छावनी बना दी गई जिसका नाम था नसीराबाद छावनी। इसको ध्यान रखने का। और मेवाड़ में कौन है, कर्नल जेम्स टोड। अब ये कर्नल जेम्स टोड, जितने भी पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई, इनका उद्देश्य था कि ये इंफॉर्मेशन और साथ में समन्वय बनाए रखें। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे, ये कुछ न कुछ करने लगे। जैसे कर्नल जेम्स टोड है, अब इसका काम तो क्या था, काम तो ये था कंपनी के थ्रू बीच में आप मीडिएटर के रूप में काम करेंगे। लेकिन भाई साहब इतिहासकार हो गए, इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब मुख्य काम से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अब दिल्ली से इनको नियंत्रित करना संभव नहीं हो पा रहा था। उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा जब दिल्ली से कोई चीज नियंत्रित नहीं हो रही है तो अब क्या किया गया, अजमेर दरबार लगाया गया। अब अजमेर दरबार के अंदर कौन आए, तो इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार यहां पर जो आपके गवर्नर जनरल, अब जो गवर्नर जनरल होंगे वो भारत के होंगे, और उसका नाम क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान रखिएगा, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब तक जितने भी गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये विलियम बेंटिंग कहाँ आएंगे, ये भाई साहब कहीं ना कहीं अपना दरबार लगाएंगे अजमेर में। जब अजमेर में दरबार लगाएंगे तो एक गवर्नर जनरल आ रहा है साहब, और वो भारत का गवर्नर जनरल है, तो कुछ अनाउंसमेंट तो करेगा। तो उसने अनाउंसमेंट क्या करी, उसने कहा कि अब तक जो आप कहलाती थी रेजिडेंसी ऑफ राजपुताना, रेजिडेंसी ऑफ राजपुताना, ठीक है, उसको बदल करके उसको कहां कर दिया गया, अजमेर। उसको ऑफिस कहां कर दिया जाएगा, अजमेर। अजमेर में दरबार लगाया तो 1832 में अजमेर के अंदर लगा दिया। और इसका जो हेड होगा, अब इसका जो हेड होगा वो हेड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एजीजी। अब तक क्या कहलाता था, अब तक कहलाता था रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, अब क्या कहलाएगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये एजेंट टू गवर्नर कौन बनेगा, मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट, ये फर्स्ट आपको एजीजी दिखाई देंगे। ये घोषणा कौन कर रहा है, ये सारी घोषणाएं कौन कर रहा है, लॉर्ड विलियम
बेंटिंग साहब घोषणा कर रहे हैं नागौर दरबार में। किसमें? अब नागौर दरबार में लगभग सभी आए, देखिएगा, जयपुर से जयसिंह थर्ड, कोटा से राम सिंह, बूंदी से किशोर सिंह, ये इसको ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ से कल्याण सिंह, इसको याद रखिएगा, किशनगढ़ से कल्याण सिंह, इसको याद रखिएगा, और मेवाड़ से जवान सिंह। ये सब मुख्य मुख्य व्यक्ति शामिल हुए। कौन शामिल नहीं हुआ? तो मैंने आपको कहा था मान सिंह, अहंकार, प्रोटोकॉल, और ये सारी जानकारी कि भाई मुझे कहां पर बिठाया जा रहा है, कहां पर, इन सब के कारण कहीं ना कहीं। और मान सिंह मैंने भी कहा था, वैसे भी मान सिंह अंग्रेजों के इतना ज्यादा पक्षधर था नहीं, तो उसने आने से मना कर दिया। बीकानेर और जैसलमेर वाले भी नहीं आए, उन्होंने कहा अजमेर बहुत दूर है, इसलिए आना संभव नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का गवर्नर जनरल, अजमेर दरबार लगाएगा। रेजिडेंसी ऑफ राजपुताना जो अजमेर थी, जो दिल्ली थी, कहां पर थी? दिल्ली, उससे उसको ट्रांसफर किया जाएगा, और ट्रांसफर करके कहा ला जाएगा अजमेर, और उसका जो हेड होगा वो आज के बाद एजीजी कहलाएगा। अब तक वो क्या कहलाता था? रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। जिसके पद पर कौन बैठा था? डेविड डॉक्टर लोनी बैठा था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको कड़ी से कड़ी पता होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अब सामंती ढांचे का पतन। अब जो सामंत थे उनको कहीं ना कहीं पतन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब अंग्रेज आ गए हैं, वो सामंतों को कमजोर करेंगे। क्योंकि सामंत क्या करते थे? राजा के नियंत्रण वाली जितनी भी जमीन होती थी उसको सारे को, जिसको आपको कहा जाता था खिराज जो था, खालसा, सॉरी, खालसा जो भूमि हुआ करती थी उस पर कहीं ना कहीं सामंतों ने अपना नियंत्रण कर लिया, जबकि आपको पता है वो राजा के नियंत्रण वाली भूमि होती थी। तो सामंतों का कहीं ना कहीं पतन होगा। सैन्य महत्व खत्म हो गया। क्यों गया? कि जब सामंतों को कमजोर कर दिया तो अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा की गारंटी मिलने से राजाओं को सामंतों की सेना पर अब डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको सामंतों की आवश्यकता धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। राजाओं ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए सामंतों से छटूंद और रेख जैसे अधिक धन वसूला। यानी कि अब उनकी इनकम कम हो गई है तो सामंतों से ज्यादा टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। सामंतों की शक्ति और प्रभाव में गिरावट आई, जिससे उनके अंदर क्या हुआ? असंतोष हुआ, विद्रोह हुआ। और यही असंतोष और विद्रोह आप 1857 की क्रांति में देखोगे। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। मराठों से संधियां अंग्रेज, और अंग्रेजों के द्वारा सामंतों पर शोषण या नियंत्रण करना, और उसका असंतोष, और उसके कारण विद्रोह हुआ। और विद्रोह को आप देखोगे 1857 की क्रांति के रूप में। अब बात करेंगे सैन्य संगठन और छावनियों के बारे में। तो सैन्य संगठन और छावनियों की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने कहा राजाओं के साथ क्या हुआ था कि राजाओं ने क्या किया कि राजाओं की सेना तो समाप्त हो गई, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं उनकी सहायता के लिए सैन्य संगठनों का निर्माण किया, उनसे ही पैसे लिए, और उन्हीं से ही वे पैसे लेकर के उन्हीं को वेतनमान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो जो सैनिकों में फेथ था वो कंपनी के प्रति ज्यादा हो गया, राजा के प्रति लगभग ना के समान हो गया, जिसका फायदा अंग्रेजों को आगे देखने को मिलता है। तो सैन्य छावनियां बनाई गई। कौन कौन सी बनाई गई? मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, मेरवाड़ क्षेत्र के जो अजमेर और मेरवाड़ा का क्षेत्र है वहां पर मेरों के लगातार उपद्रव हो रहे थे, उनके लिए बटालियन को बनवाया गया। शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय कहां पर? झुंझुनू के अंदर। जो कुछ शेखावटी क्षेत्र तो था ही, साथ में बीकानेर के क्षेत्र के अंदर लगातार जो लुटेरे थे लूटपाट कर रहे थे उनको नियंत्रित करने के लिए जोधपुर लीजन, एरिनपुरा मुख्यालय जोधपुर लीजन। मैंने आपको बताया था मानसिंह जो था, मानसिंह कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध था, और मानसिंह जब दरबार में नहीं आया लॉर्ड विलियम, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, और उस जुर्माने के पैसे से जोधपुर लीजन को खड़ा किया गया। इसको ध्यान रखिए। कोटा कैंटीजेंट, जहां पर देवली टोंक के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया, और मेवाड़ भील कोर की स्थापना खेरवाड़ा के अंदर, जब उस समय शासक हुआ करते थे सरदार सिंह, उस समय कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हंटर की अध्यक्षता में, किसकी? हंटर की अध्यक्षता में मेवाड़ भील कोर का कहीं ना कहीं गठन किया गया। ध्यान रखिएगा मेवाड़ भील कोर, इससे पहले भी भील कोर के रूप में एक बटालियन बनाई गई थी जिसका नाम था बंबई भील लांसनर्स। ये भारत की पहली भीलों की बटालियन मानी जाती है। लगभग 1836 और 37 के आसपास इसका निर्माण किया गया था। तो इन बटालियन के माध्यम से राजाओं को भी नियंत्रित किया गया, सामंतों को भी नियंत्रित किया गया, और जितने भी लुटेरे थे उनको भी कंट्रोल किया गया। इसी शेखावटी ब्रिगेड के अंदर आप जानते हो जवाहर सिंह और डूंगर जी, ये दोनों इसी के नीचे काम किया करते थे, इसी बटालियन में।
और आगे चल करके आपको पता ही है इनको रोबिनहुड कहा जाता है, शेखावटी का। ये अंग्रेजों को या बड़े पैसे वालों को लूटते थे और गांवों के अंदर या ग्रामीण या गरीब लोगों को उन धन संपदाओं को लुटा दिया करते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शेखावटी ब्रिगेड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें शासकों को। अब जब शासक थे उनको बटालियन, अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा दे दी, तो उनको किसी का डर नहीं था। तो डर नहीं था तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, भोग विलास में लग गए साहब। क्यों? क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, कोई आक्रमण करेगा नहीं, तो धीरे धीरे प्रति उदासीन हो गए और विलासिता में लिप्त होते, विलासिता में जीवन जीना शुरू कर दिया। अधिकार बनाम दायित्व, देशी राज्यों को केवल दायित्व दिए गए, अधिकार उनसे अंग्रेजों ने छीन लिए। केवल आप ये करिए, ये आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, आपको केवल कर्तव्य ही मिलेंगे। उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, गोद लेने और गद्दी के मामलों में कंपनी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगी। अल्पवयस्क हो जाता है तो अल्पवयस्क होने के लिए उस पर नियंत्रण करने के लिए एक रेजिडेंसी काउंसिल के नाम पर एक शोषण किया गया और कुछ लोगों को उस रेजिडेंसी काउंसिल में बनाया गया जो कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पक्ष में हुआ करते थे। तो इंटरनल मामलों में भी ये हस्तक्षेप करने लगे। किसानों और जन साधारण की दुर्दशा होती चली गई। क्यों? क्योंकि राजा उदासीन हो गए, राजा को कोई मतलब रहा नहीं। शासन पर इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों का कहीं ना कहीं कंट्रोल स्थापित हुआ, तो राज्य में खर्च अप्रत्याशित वृद्धि होती चली गई। किसानों पर अधिक खिराज और लगान थोपे गए। नई भूमि बंदोबस्त प्रणालियों की स्थिति से और बदतर होते चले गए। किसानों की स्थिति लगातार दिन ब दिन, जन साधारण की स्थिति दिन ब दिन घटती चली गई। आगे अब प्रशासनिक और भौगोलिक स्वरूप में क्या अंतर आया, तो मैंने आपको कहा था टोंक रियासत का निर्माण कर दिया गया 1817 में। एक मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं धौलपुर जो रियासत थी, धौलपुर ग्वालियर से नियंत्रित करके ग्वालियर से उसको भी क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखनी है। तीसरी आपको याद रखनी है, ये झालावाड़, मैंने आपको कहा 1838 के अंदर कोटा से अलग करके झालावाड़ का निर्माण किया गया। इसके अलावा लावा, कुशलगढ़, नीमराणा रियासतों को अलग से स्वतंत्रता मान्यता दी गई। तो ये सारे काम अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं करने शुरू कर दिए। इसका मतलब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से राजस्थान पर क्या हो गया, नियंत्रण, यानी कि राजपुताना पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1818 की संधियां, जिसका परिणाम आप आगे चल करके देखोगे 1857 के रूप में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अंग्रेजों को चैलेंज देने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों को जैसा लगा उन्होंने मनमानी करी। उसका परिणाम क्या हुआ, देखिए, संधियों में राजपुतानाओं की अराजकता से तो निकाला, लेकिन गुलामी के अंदर डल गए। जो अराजकता थी पिंडारियों की, लुटेरों की, मराठों की, उससे तो निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम हो गए। किसके? अंग्रेजों के। सामंतों का अपमान होने लगा, उनकी आर्थिक, उनका शोषण होने लगा, सामाजिक ढांचा टूटने लगा, जिसके कारण यही वो स्थिति थी, यही वह बारूद था जिसने 1857 की क्रांति में विस्फोट का काम किया। सामंतों का विद्रोह, सामंतों के अंदर आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, सामंतों का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता जाना। तो यही वो सामंत थे जिन्होंने कहीं ना कहीं राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। उसी रिवोल्ट को, इसी विद्रोह को हम 1857 की क्रांति के रूप में देखेंगे। अगला चैप्टर होगा 1857। तो ये आपकी दूसरी क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा है कि पूरे के पूरे अंग्रेजों ने किस प्रकार संधियां की और किस तरीके से संपूर्ण राजस्थान पर या राजपुताना पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसका परिणाम आप आगे चल करके अगले वीडियो में 1857 की क्रांति के रूप में देखोगे। अगर ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।